हेलो फ्रेंड्स। कल यानी लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के यानी सीक्वेंस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम पे टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में बताया था, यानी अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। आज उसी क्रम में आगे हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें देखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल टॉपिक है हम लोगों के लिए, चाहे आप बीएससी के पर्पज से पढ़ रहे हो या कंपटीशन मीन्स टीजीटी और पीजीटी में इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो बेटा यहाँ से कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में देयर आर थ्री टाइप ऑफ सीक्वेंस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट नंबर पे हम लोगों का आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में समझ लें। जैसे हमने मान लिया कि लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, विच विल बी कन्वर्जेंट एट एल। ये मान लीजिए एल लिमिट पे अगर कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। सिंपली इसकी हम लोग लिमिट के फॉर्म में अगर डेफिनेशन बताना चाहें या समझना चाहें तो बहुत आसान है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा एल। यानी कहने का मतलब एप्सिलॉन टेंस टू हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सिंपल सा बात या लॉजिक है कि किसी भी सीक्वेंस के जनरल टर्म में एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट रखने से अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एल है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट होगा किसके ऊपर, एल के ऊपर। ठीक, यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1/n था, तो ये हमारा कन्वर्जेंट है। n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, आप जानते हैं 1/∞ क्या होगा, जीरो के ऊपर ये कन्वर्जेंट होगा एट कहाँ पर, जीरो। ऐसे ही सपोज दैट n/n+1 अगर है तो ये भी हमारा, आप जानते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1 जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी होगा। चाहे आप एल हॉस्पिटल से लगा लें, चाहे ऊपर से और नीचे से मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिएगा, कैंसिल हो जाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 1। तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट होगा। कहाँ पर होगा, 1 के ऊपर होगा। ठीक, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट पे हम लोगों का दूसरे नंबर पे आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब भाई डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस ये होता है कि इफ, या ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखेंगे कि फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन, ये अगर हमारा कोई सीक्वेंस एक्स एन है और इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट में से कोई भी एक वैल्यू आ जाती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारा विल बी डाइवर्जेंट होगा। एग्जाम्पल आप जानते हैं बहुत सारे इसमें, जैसे सपोज दैट एन, आपने एन टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो यार एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी होगा, डाइवर्जेंट होगा। सपोज दैट आप लिख लीजिएगा log 1/n। ठीक है, इसमें भी जब हम लोग इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और log 1/n पे ये होगा log 1/∞ यानी log 0, और log 0 का जो मान होता है वो -∞ होगा। ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक, क्लियर है।
तो देखिए बेटा सिंपल सा दूसरे शब्दों में आप बहुत अच्छे से समझ लें कि कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा हो उसका जनरल टर्म आप फाइंड करिए और जनरल टर्म में लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यानी n टेंस टू इन्फिनिटी। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, और अगर इनफाइनाइट आता है, अब इनफाइनाइट का मतलब चाहे प्लस इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए, दोनों ही सिचुएशन में ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है। इसके बाद एक और इसमें आता है, और वो थर्ड पॉइंट हम लोगों का कहलाता है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। देखो बेटा ऑसिलेटिंग सीक्वेंस जो होता है ये हमारा ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाता है, और ये क्या होगा इसके बारे में भी समझे कि फॉर एनी सीक्वेंस, ये हमारा मान लीजिए सीक्वेंस xn है, ठीक। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि फॉर एनी सीक्वेंस xn इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, जब आपने रखा तो विल बी नाइदर फाइनाइट, यानी ये तो ना तो कोई फाइनाइट वैल्यू है और ना ही हमारा क्या है, इनफाइनाइट। अब यार ऐसी सिचुएशन देखिएगा, ना तो ये फाइनाइट हो और ना ही ये इनफाइनाइट हो, ठीक। अब जब फाइनाइट नहीं आएगा तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, और इनफाइनाइट नहीं आएगा तो डाइवर्जेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब ऑसिलेट का मतलब ही है कि दो फिक्स वैल्यू के बीच में ये हमेशा झूमता रहेगा, है ना, यानी उसके बीच में ये डोलेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल -1 टू पावर n, आप देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n लिमिट रखेंगे बेटा, इसके दो मान आएंगे, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। 1 कब आएगा, जब n इज इवन होगा, और ये कब होगा, जब n इज ऑड होगा। अब देखिए यार लिमिट रखी, ये फाइनाइट फिक्स वैल्यू नहीं आई, ना तो या तो 1 आता या -1 आता। अब ना तो 1 आया ना -1 आया, दोनों ही आ रहे, और ऐसा नहीं तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट तो है नहीं, और डाइवर्जेंट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट होने के लिए इन्फिनिटी आना कंपलसरी है, तो डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन में ओवरऑल ये हमारा, ये कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, ऑसिलेट है। और भी एग्जाम्पल हैं, आप जैसे साइन nx लिख लीजिएगा। आप जानते हैं साइन nx हो या कॉस nx हो, या ऑलवेज -1 से +1 के बीच में लाई करती है वैल्यू, तो ये भी हमारा क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन nx रखेंगे तो ये हमारा लाई बिटवीन क्या होगा, लाई बिटवीन -1 टू +1, यानी ये फिक्स वैल्यू नहीं होगी, कोई रिजल्ट नहीं होगा, और इसकी वजह से ये हमारा कैसा है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। क्लियर है, ठीक। इसके बाद बेटा देखिएगा इसमें हम एक दो थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमारी यूनिकनेस थ्योरम होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछा भी गया है। तो यूनिकनेस थ्योरम जो होती है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन यूनिकनेस थ्योरम ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की यूनिकनेस थ्योरम ये है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट 100% क्या होगी, एग्जिस्ट, यानी फाइनाइट होगी, है ना, और यानी यूनिक होगी। तो इस थ्योरम ये कहती है कि एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट, ठीक। ये हमारी क्या होगी, यूनिक लिमिट होगी। क्लियर है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी निश्चित तौर पर एक वैल्यू होगी, यानी वो फाइनाइट लिमिट के इक्वल होगी, ठीक, यूनिक लिमिट कहलाएगी। एक थ्योरम इसमें और होती है, ये हमारी जो थ्योरम है इसको हम लोग ऐसे ही सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये आपका एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट, ठीक। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक लिमिट, तो खैर यही हो गया, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस
विल बी बाउंडेड, ऐसे लिख लें, विल बी बाउंडेड बट कन्वर्जली नॉट बी ट्रू, कन्वर्जली नॉट बी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो 100% बाउंडेड होगा। अब वो बाउंडेड का मतलब चाहे अपर बाउंडेड हो और चाहे लोअर बाउंडेड हो, लेकिन अगर हमारा कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक, हम इसका आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे सपोज दैट -1 की पावर n। अब बेटा -1 की पावर n का मतलब -1 +1 -1 डॉट डॉट ये है। देखिएगा ये हमारा कैसा है, बाउंडेड है। ठीक, बट नॉट कन्वर्जेंट, ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड है। लोअर भी है -1 से, प्लस भी है +1 से, सॉरी हाँ +1 से, लेकिन ये हमारा कैसा है, सिर्फ बाउंडेड है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर है? ठीक, तो ये हमारी थ्योरम हो गई। इसके बाद बेटा इसमें काउची की 2 थ्योरम होती हैं लिमिट के ऊपर, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस फाइंड करते हैं, या उससे पहले हम लोग इसमें सब सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो सब सीक्वेंस क्या होता है, देखिए हम लोग बहुत पहले जब 11th-12th में फर्स्ट टाइम या उससे पहले सेट के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे हम लोग सबसेट भी पढ़ते थे। सबसेट क्या होता है, वो सेट का ही एक पूरा एज इट इज सेट होता है, लेकिन वो दिए हुए सेट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, उसी के अंदर वो बिलोंग करता है, उसी को हम लोग सबसेट कहते हैं। यहाँ पर कन्वर्जेंस में भी, सॉरी सीक्वेंस में भी सेम यही सिचुएशन लागू होगी। यानी अगर कोई हमारा सीक्वेंस गिवन है तो उसी का कोई एक पार्ट, उसी का कोई एक हिस्सा, वो भी अगर सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा है तो वो दिए हुए सीक्वेंस का क्या कहलाता है, सब सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी, सारी डेफिनेशन सब सीक्वेंस के लिए अगर हम लोग डिफाइन करें तो वही होंगी जो सीक्वेंस के लिए होंगी, क्योंकि सब सीक्वेंस भी सीक्वेंस ही होता है, और ये कोई अलग से या नई चीज़ नहीं होती है। बस हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल से बता देते हैं, बाकी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सब सीक्वेंस क्या होता है कि एनी सीक्वेंस XNI, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक, इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ, ये हमारा सब सीक्वेंस कहलाएगा किसका, XN का। ठीक, इफ फॉर ऑल XNI जो है वो बिलोंग करेगा XN में, एंड N, जो है ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। सिंपल सी बात है। अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक, तो बेटा ये हमारा सब सीक्वेंस होगा। इसके बाद सब सीक्वेंस की जो बाकी की प्रॉपर्टी हैं वो सभी वही हैं जो हमारी सीक्वेंस की होती हैं। ठीक, दूसरी एक और चीज़ कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस XN दिया है और एक हमारा YN सब सीक्वेंसेस है, और ये उसने कह रखा है कि ये सब सीक्वेंस XN YN का सब सीक्वेंस हो, YN XN का सब सीक्वेंस हो, तो क्या XN और YN इक्वल होंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, देखिए -1 टू पावर n जो सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं उसमें हम उसके तमाम सब सीक्वेंसेस और बनाए जा सकते हैं। -1 की पावर n +1 ले लीजिए, -1 टू पावर n +2 ले लीजिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि -1 पावर n +1 और n +2 दोनों सेम होंगे, है ना, लेकिन दोनों ये सब सीक्वेंस है किसके, XN यानी -1 टू पावर n के। ठीक, तो ये बेटा हम लोगों का इतना ये सब सीक्वेंस के बारे में है। और इसके बाद फिर इसमें आता है काउची सीक्वेंस। तो काउची सीक्वेंस क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन समझ लीजिएगा और इसके बारे में भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं।
कभी कभी एक क्वेश्चन सिंपली सिर्फ और सिर्फ काउची की डेफिनेशन से आता है। तो काउची सीक्वेंस क्या होता है? एनी सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी ए काउची सीक्वेंस। ये हमारा काउची सीक्वेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन, क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम की वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। ठीक, ये हमारी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन, ठीक, आर इक्वल टू एन नॉट के। ये इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है कोई भी सीक्वेंस, ठीक, तो वो हमारा कहलाता है काउची सीक्वेंस। क्लियर है? ठीक, तो ये काउची सीक्वेंस की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसमें दो प्रॉपर्टी हैं या थ्योरम है, नोट करके आप लिख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काउची सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी अगर हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस विल बी काउची सीक्वेंस। ठीक, इसी तरीके से सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि एवरी काउची सीक्वेंस कैसा होगा? बाउंडेड होता है। एवरी काउची सीक्वेंस, ये हमारा सीक्वेंस विल बी बाउंडेड। ठीक, ये बाउंडेड भी होगा। इसी तरीके से एक थर्ड प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं कि एवरी काउची सीक्वेंस इन आर, यानी रियल नंबर में, ठीक है, एवरी काउची सीक्वेंस, एवरी काउची सीक्वेंस इन आर विल बी कन्वर्जेंट, विल बी कन्वर्जेंट। ठीक, ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो ये इसकी मेन कुछ प्रॉपर्टी हैं या थ्योरम है, जो भी आप कह लीजिएगा। तो बेटा इतनी चीज़ें ये हम लोगों के कल से लेकर के जो आज तक हमने आपको बताया, ये सिंपली डिफाइन करता है सीक्वेंस के पार्ट को। और सीक्वेंस में से ये मान के चलें आपके टीजीटी और पीजीटी में अगर आप इतनी चीज़ें भी, दोनों ये वीडियो को अगर आप डिफाइन कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। ठीक, तो सभी लोगों से भाई हमारा यही सजेशन है कि जो आपके और फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उनको सजेस्ट करिए, और एक बार बेल आइकॉन भी इसमें से आप प्रेस कर दीजिएगा कि जब भी हम नेक्स्ट में आप नया कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग फिर नेक्स्ट पे मिलेंगे, और कल यानी नेक्स्ट प्रोसेस में हम आपको इसमें इनफाइनाइट सीरीज के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस रहेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे भी ये मान के चलें एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम आपकी टीजीटी और पीजीटी में 100% आती है। आप पुराने कोई भी पेपर उठा के 4-5 साल के देख लीजिए, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के हमारे कम से कम 5 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक, तो भाई फिर मिलते हैं। ओके भाई, थैंक यू।